हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। ये घटना चक्र की जीएस दृष्टि की बुक है। आप चाहें तो इसे मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना वक्त जाए कि हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। सामान्य परिचय। एक सेकंड बस। सामान्य परिचय। भारत के महत्वपूर्ण आयाम। अक्षांशीय देखो, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत एवं कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत को कितने भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मानक समय रेखा क्या है, 87.5 डिग्री। दूरस्थ बिंदु क्या है, समीपवर्ती देश क्या है जैसे पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। और भारत का क्षेत्रफल क्या है। विश्व में भारत का स्थान। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है भारत। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के अंदर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। बाकी 7 बड़े देश कौन से हैं। रूस पहले पे, कनाडा दूसरे पे, यूएस थर्ड, चाइना फोर्थ, ब्राजील फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ एंड भारत सेवेंथ। कौन से महाद्वीप में है, एशियाई महाद्वीप में। एशियाई महाद्वीप में भी कहाँ है, दक्षिण एशियाई देश है। अब पढ़ते हैं क्षेत्रफल के बारे में। भारत का क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। और मुख्य विस्तार उत्तर से दक्षिण, जैसे उत्तर से दक्षिण कितना हो गया 3214, और पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। आगे बढ़े। अक्षांशीय विस्तार किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। देशांतीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में आता है भारत, क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच रेखा क्या है, ग्रीनविच रेखा वह रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित कर, जिसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित किया जाता है, जिसकी दूरी के हिसाब से है ना हर कंट्री का समय निर्धारित होता है। कहाँ से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सॉरी ग्रीनविच रेखा, यूके से गुजरती है, इंग्लैंड। वहाँ पे ग्रीनविच स्थान है, वहाँ से गुजरती है, इसीलिए उसका नाम ग्रीनविच रखा गया है, ग्रीनविच रेखा। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। आगे बढ़े। अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे अक्षांशीय विस्तार क्या होता है इसके बारे में कुछ बताते हैं। भूमध्य रेखा क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश। जैसे ये है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है तो कर्क रेखा है, और अगर 23.5 डिग्री साउथ में होती है तो मकर रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके समानांतर खींची जाती हैं बहुत सारी रेखाएं। अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकंड में किया जाता है। जैसे 23 डिग्री और ये 30 मिनट हो गया। हम या फिर इसको बनवाइए, आप लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं 23 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। विषुवत रेखा के अन्य नाम है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में जाने पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जाने पर दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं जो उत्तर की ओर होती हैं, जो दक्षिण की होती हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। कैसे, जैसे ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये विषुवत रेखा है, ये है अक्षांश रेखाएं। इनकी परिभाषा, अगर यहाँ से ये कोणीय दूरी हो गई कि नहीं हो गई इनकी, बस तो इनकी मापी गई कोणीय दूरी को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं, दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। ये अगर इसमें देखें तो इसके बीच की दूरी कितनी आएगी, 111 किलोमीटर।
अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या विषुवत एक अक्षांश रेखा। उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 89। एक तो ये हो गया विषुवत वृत्त, यहाँ से लेके यहाँ तक होंगी 89, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक 89 होंगी। टोटल कितनी होगी? 89 प्लस 1 प्लस 89 तो 179। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध 89 और दक्षिणी गोलार्ध 89, तो कुल कितनी? 179। प्रधान याम्योत्तर रेखा जिसकी हम बात कर रहे थे अभी ग्रीनविच रेखा की, उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। कौन सी? ऐसे अभी तक हमने ऐसे पढ़ा, ये हो गई अक्षांश। ये है ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा प्रधान याम्योत्तर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देशांतर रेखाएं असमांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि कौन सी होती हैं? इस तरीके से खींची जाती हैं। ये नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती हुई, तो समानांतर नहीं है, असमानांतर रेखाएं। परिभाषाएं प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती है। देखो यहाँ पर दूरी कम होगी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा होगी। देशांतर रेखाओं पर दो विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? इस जगह 111.33 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का विस्तार नॉर्थ टू साउथ देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब 8 डिग्री से क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगी 0 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे साउथ से तो 8 डिग्री 4 मिनट, और कश्मीर तक आते आते कितना हो जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट। पूर्व में स्टार्ट करें, अब क्योंकि ग्रीनविच रेखा यहाँ से शुरू होती है, तो जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ता जाएगा पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे होगा 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ होगा 97 डिग्री 25 मिनट। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंध। उष्ण और उपोष्ण क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत एवं कर्क रेखा के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 20-21 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति को सर्वोच्च बिंदु होता है। देखो ये सूर्य है, पृथ्वी यहाँ से चारों ओर परिक्रमा करती है सूर्य की। तो 20-21-22 जून को सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु, मतलब इस समय कर्क रेखा पर सीधी क्या कहते हैं किरणें पड़ती हैं, जिससे वहां धूप ज्यादा मिलेगी, तो वहां पे ज्यादा गर्मी होगी। सूर्य कहाँ होगा? सर के ऊपर होगा, सीधी किरणें आएंगी। ठीक है, तो वो कब आएंगी? 20-21 जून को कर्क रेखा पर। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दिन की अवधि में वृद्धि सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण दिन की अवधि में क्या, जैसे जैसे उत्तरायण होता जाता है, जैसे अब सर्दियां आएंगी तो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, तो दिन की अवधि कम हो जाती है। 8 राज्यों से संबंधित है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अब पढ़ेंगे मानक समय रेखा के बारे में। देखो अगर हम ये ऐसे मान लें कि ये भारत है, ड्राइंग तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बेकार बन गया, एक सेकंड। ड्राइंग हमारी थोड़ी ख़राब ही है, इस तरह से मान सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये है भारत, मान भी नहीं पा रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ से हमारी निकलती है मानक समय रेखा, लगभग मध्य से निकलती है। ये मानक समय रेखा क्या है? आज हम जो समय मानते हैं कि हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं,
तो उसके लिए एक मानक समय रेखा डिसाइड की जाती है कि इस रेखा के हिसाब से मानेंगे। कुछ तथ्य हैं। प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया जाता है। इस रेखा को ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कहाँ से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से गुजरती है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है? 360 डिग्री। मानक भारतीय समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे के कारण प्रधान यामोत्तर पूर्व में स्थित है। कितने आगे है? 82.5 डिग्री है। 0 डिग्री होता है देशांतर और ये है 82.5 डिग्री। अब हमें पता कैसे चले कितने घंटे आगे है? 15 मिनट पे 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, तो 75 5 घंटे और 7.5 आधा घंटा और, तो कितना हो गया? 7.5 ये हो गया 87.5 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये कितना हो गया? 5 बटे 5.5 घंटे। तो इस तरह 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम। यानी कि अगर ग्रीनविच में 12 हैं तो हमारे यहाँ कितने बजे होंगे उस समय? 5:30। भारतीय मानक समय रेखा की याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन से? अब इस लाइन पर जो राज्य पड़ जाएंगे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम, तो हो गई 360। और कुल याम्योत्तर कितनी थी? 179। महान व्रत, सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन, क्योंकि इस तरह की होती है ना, ये हो गई देशांतर रेखा, तो 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को। प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा से पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे होगा, पश्चिम में जाने पर जीएमटी से पीछे होगा। यानी कि ये है याम्योत्तर, अगर इधर जाएंगे तो समय आगे होगा और इधर जाएंगे तो समय पीछे होगा। 0 डिग्री से 180 डिग्री, ये हो गई 180 डिग्री पूर्व में जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य से 12 घंटे आगे और ये 12 घंटे पीछे। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य से 12 घंटे पीछे होगी। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम के मध्य 24 घंटे का अंतर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम में उत्तर याम्योत्तर के लगभग साथ स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई है। देखो ये तो 0 डिग्री है, लेकिन इसके पीछे क्या होगी? 180 डिग्री। जो 180 डिग्री है उसको मानते हैं तिथि रेखा। ये तो है समय रेखा और वो मानी गई है तिथि रेखा। उसके हिसाब से डिसाइड होती है कि डेट क्या होगी। भारत के सुदूर राज्य, सुदूर पूर्व मतलब सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। वेस्ट में कौन है? गुजरात है। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है, लद्दाख है भाई। और सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। राज्यों का संघ, राज्य क्षेत्रों एवं सर्वाधिक, ये इसमें है ना, इसमें भी एक है ना, क्या कह सकते हैं, अगर राज्य पूछे तो ये हो गया, क्योंकि लद्दाख और अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है हमारे? यूटी। तो अगर पूछे कि सबसे उत्तरी राज्य या फिर यूटी से ऑब्लिक होके आए तो हम लद्दाख मारेंगे। लेकिन अगर यूटी ना लिखा हो, सिर्फ राज्य लिखा हो, तो हम क्या मारेंगे? तो हम हिमाचल प्रदेश मारेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्र में सर्वाधिक सुदूर स्थिति दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार और उत्तर में लद्दाख। भारत के दूरस्थ पॉइंट मतलब सबसे ईस्ट में कौन सा है? किबुथु, किबीथु अरुणाचल प्रदेश में होगा। सबसे पश्चिम में गुहार मूर्ति गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है।
और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल तो है सबसे उत्तरी और इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी, जो कि बड़ा निकोबार द्वीप में है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमि का, देखो अगर है ना सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि में पूछा जाए तो कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे दक्षिणी बिंदु, तब हम अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती देश। दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक कौन सी होती है, जैसे पहाड़, नदियाँ, ये सब प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित की डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये हमारा है, ये तुम्हारा है। भारत की कुल सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। द्वीप क्षेत्रों सहित तटीय रेखा है 7516.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा किस किस देश से मिलती है? उत्तर में चीन और नेपाल से मिलते हैं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भारत। मानव निर्मित सीमा किस किस के साथ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। निकटतम पड़ोसी देश कितने हैं? 9 हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की भारतीय सीमाओं का साझेदार देश है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी, जो कि दक्षिणी बिंदु भी है तमिलनाडु में। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा इस तरह से है ना भारत के मैप में, तो ये त्रिपुरा है और ये पूरा बांग्लादेश का एरिया है। तो ये घिरा हुआ है 3 तरफ से, किससे? बांग्लादेश से। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच में कितने घंटे का अंतर है? 5.5। भारतवर्ष में गांवों की संख्या है 6,40,932। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। तो आ जाता है कि भारत की किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश, फिर है चीन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश भारत के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, फिर विशाल मैदान है जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। प्रायद्वीपीय पठार, महाराष्ट्र, दक्कन का पठार, ये सब इसमें आ जाता है। तट एवं द्वीप, पश्चिमी द्वीप, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और द्वीप है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। पुराचुंबकत्व अध्ययन की एक रेखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होते हैं। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन। अल्फ्रेड वेगन ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया था। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। भारतीय स्थलपिंड कौन से लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास भारत और यूरेशियन प्लेट के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेट में मध्य स्थित तैतीस सागर में अवसादी चट्टानों के वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। मान लो ये यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये दोनों नजदीक आए, इनमें हुआ टकराव। टकराव होने से एक प्लेट नीचे चली गई, एक ऊपर आ गई, तो इस तरह के क्षेत्र बन गए जो कि हो गया क्या? हिमालय पर्वत। भारतीय प्लेट का उत्तर की दिशा में विस्थापन हुआ, परिणाम भारतीय प्लेट छोटी और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट के बीच क्या हुआ? टकराव उत्पन्न हुआ। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है
भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे स्थिर भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी मेघालय का पठार। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक। मेघालय का पठार कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। मेघालय और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है? आग्नेय व रूपांतरित शैलों की कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से। कौन सी उनसे निर्मित है प्रायद्वीपीय पठार? आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों की कम ऊंची पहाड़ियों से एवं चौड़ी घाटियों से। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है। युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अत्यधिक ऊंचे शिखर गहरी घाटियों एवं तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। जितने भी ताल पाए जाते हैं ज्यादातर हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का पर्वतीय प्रदेश। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां। माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई कितनी है? 88,48.86 मीटर, जो कि नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम, भारत में। दूसरी कौन सी है? दूसरी चोटी है, देखो पहली तो ये हो गई माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। जो पाकिस्तान वाला एरिया है, भारत का जो एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में, ये उस रेंज में आती है। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो ये भारत है, ठीक है। इस तरह ये है ट्रांस हिमालय, फिर इसके नीचे है बृहद हिमालय, लघु हिमालय। ये है हिमालय की श्रृंखला। तो पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ये पश्चिमी हिस्सा हो गया ना, ये पूरा पर्वतमाला को अगर ऐसे देखें तो ये होगा पश्चिमी हिस्सा। अन्य नाम इसका तिब्बत हिमालय है। प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं ट्रांस हिमालय में? काराकोरम, K2, लद्दाख, जोस्पर और कैलाश। भारत की उत्तरी सीमा का विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है असममित। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है ट्रांस हिमालय का। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है कैलाश पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? 400। मतलब कश्मीर में अधिक चौड़ा और पूर्व में जाते जाते हिमालय तक सकरा हो जाता है। पामीर की घाट ट्रांस हिमालय तिब्बत में है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति सेनोजोइक काल और क्रिटेशियस। पश्चिमी घाट हुआ था सेनोजोइक काल में उत्पत्ति और दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में। ट्रांस हिमालय का बाद आता है बृहद हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसका निर्माण ओलिगोचीन युग में हुआ था। अन्नपूर्णा और धौलागिरी सब चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित है। देखो ये आ गया, ये जो पूरा एरिया है ये ट्रांस हिमालय का। उसके बाद बृहद हिमालय आता है। अब हम इसकी श्रेणियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो देखो, ये हिंदू कुश पर्वत, पामीर घाट,
कनक कुल्लू श्रेणी के लगाने के लिए आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, तो याद रखना लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी। देखिए नेपाल के एरिया में है कामेत पर्वत और नंदा देवी पर्वत। हिमालय के कामेत पर्वत और नंदा देवी पर्वत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये है कैलाश श्रेणी। डाफला श्रेणी है अरुणाचल प्रदेश। नामचा बारवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। और देखो ये पटकाई भूमि नागा पहाड़ियाँ नागालैंड के एरिया में है। मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम के एरिया में। गारो खासी जयंती ये भी लाइन से लगाने के लिए आया था। कहाँ मिलती है? मेघालय में। लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ ये कहाँ मिलती हैं? लघु हिमालय में मिलती हैं। लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ? मध्य मायुष्य युग में। ऊंचाई कितनी है इसकी? 3700 मीटर से 4500 मीटर लगभग। चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर। अन्य श्रेणियाँ कौन कौन सी? धौलाधर, महाभारत ये सब क्या मिलती हैं? लघु हिमालय में। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है। तो ये पीर पंजाल ये सबसे लंबी श्रृंखला है लघु हिमालय की। बाह्य या उप हिमालय इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था। बाह्य हिमालय का कुछ विशिष्ट दून मिलते हैं। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियां। दून क्या है? लघु हिमालय लघु हिमालय और शिवालिक इन दोनों के मध्य स्थित घाटियों को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे देहरादून। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। हिमालय का भौगोलिक विभाजन पूर्व से पश्चिम नदियों की सीमाओं के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। देखो कैसे बांटा गया है। ये हिमालय है। सिंधु ये नदियों के हिसाब से बांटा गया है। सिंधु नदी, काली नदी, तिस्ता नदी और दिहांग नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो स्थित है ये हो गया पंजाब हिमालय। सतलज और काली के मध्य में स्थित है कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के मध्य स्थित है नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग के बीच स्थित है असम हिमालय। सिंधु व सतलज के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। सतलज नदी व काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। काली व तिस्ता के मध्य स्थित हिमालयी भाग। तिस्ता व दिहांग के मध्य स्थित हिमालयी भाग। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। डाफला, मिश्मी, नागा हिल्स, गारो खासी जयंतिया, मिजो हिल्स। ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हजारीबाग का पठार। विंध्य पर्वत, कैमूर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, गड़जात पहाड़ी, मलयगिरी, दंडकारण्य का पठार। इधर अजंता पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र, बालाघाट श्रृंखला, नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी, शेवरॉय, अन्नामलाई, कार्डमम। ये डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। ये जो है उत्तर से दक्षिण में लगाने के लिए आ जाता है। कभी कभी पहाड़ियाँ दी हुई हैं, 4 पहाड़ियों के नाम दे दे, आप कहेगा इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए, तो इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो इसकी लोकेशन याद रहेगी। प्रायद्वीपीय पठार। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।